नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सॉफ्ट स्टडी आकाश कुमार पर। बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट VVI शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर सेट 7 वीडियो। मैं आपको हर एक सेट में पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा रहा हूँ, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। शुरू करेंगे अपने पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो ध्रुवीयता के अंत से आपका क्या तात्पर्य है। साथियों, आपको इसके बारे में बहुत अच्छी खासी जानकारी पहले से ही मिल चुकी है, क्योंकि आपने अगर मेरी सारी वीडियोस को फॉलो किया होगा तो आपको अब तक पता चल चुका होगा कि शीत युद्ध क्या था, उसके बाद दो ध्रुवीयता कैसे उदय हुआ। तो आप ध्यान रखिएगा। कहता है यहाँ पे, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका तथा सोवियत संघ दो महाशक्तियों के रूप में उभरे थे। बिल्कुल यही दो लोगों का मतलब जो संघ था, इन्हीं दो महाशक्तियों का वर्चस्व चल रहा था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। याद रखेंगे सभी लोग, अमेरिका उदारवादी विचारधारा का समर्थक था, तो सोवियत संघ जो था वो समाजवादी विचारधारा का। दोनों ने अपनी शक्ति बढ़ाई और क्योंकि वे एक दूसरे के क्या थे, प्रतिद्वंदी थे। और प्रतिद्वंदी जैसे रहता है, जहाँ पे अगर सिंपल सा आप बात ले लीजिए, हमारे यहाँ सिंपल सा टर्म्स है, हमारे यहाँ एक ध्यान में रखिएगा, हिंदू मुस्लिम में हर समय विवाद होता है, हर टाइम विवाद होते रहता है। तो वही इसी को प्रतिद्वंदी कहा जाता है। एक दूसरे को ना देख पाना, मतलब उनको जलनशीलता, एक दूसरे को ना देख पाना, इसी को कहा जाता है। तो समझिएगा, कहता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका तथा सोवियत संघ दो महाशक्तियों के रूप में उभरे थे। बिल्कुल याद रखिएगा आप लोग, अमेरिका उदारवादी विचारधारा का समर्थक था, तो सोवियत संघ समाजवादी विचारधारा। दोनों ने अपनी शक्ति बढ़ाई क्योंकि वे एक दूसरे के क्या थे, तो प्रतिद्वंदी थे। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके लिए। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ दो ध्रुवीयता क्या हुई, तो समाप्त हो गई, क्योंकि सोवियत संघ क्या हो गया, खत्म हो गया। ध्यान में रखिएगा, दो ही लोग थे, सॉरी जी, लोग नहीं, मतलब दो ही महाशक्ति के रूप में उभरे थे। कौन कौन? दो देश, तो आपके अमेरिका थे और सोवियत संघ। तो सोवियत संघ का 1991 में क्या हो गया, विघटन हो गया। तो उसके बाद बच कौन गया? अमेरिका बच गया। तो अमेरिका क्या था, एकमात्र अमेरिका प्रभुत्व में स्थापित हो गया। इसी से एक ध्रुवीयता की स्थिति को कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, दो ध्रुवीयता का अंत से आपको क्या तात्पर्य है, जब सोवियत संघ के विघटन से इसका मुख्य तात्पर्य है। याद रखिएगा, क्लियर है सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ध्यान है ना, बिल्कुल ही दो ध्रुवीयता के अंत से आप क्या समझते हैं, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि सोवियत संघ के विघटन से दो ध्रुवीयता की अंत हो गई थी, और क्या एक ध्रुवीयता को स्थिति क्या हो गया था, पैदा हो गया था। एक ध्रुवीयता की स्थिति को कहा जाता है। याद रखिएगा साथियों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 2 कहता है, भूमंडलीकरण को उपनिवेशवाद का नवीनतम रूप क्यों कहा जाता है। अभी अभी मैंने आपको कुछ देर पहले सेट 6 वीडियो कराया था, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। भूमंडलीकरण को उपनिवेशवाद का नवीनतम रूप क्यों कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो बिल्कुल ही पहले तो आपको इस क्वेश्चन को करने से पहले दो टर्म्स आपको समझना होगा कि आखिर भैया भूमंडलीकरण क्या होता है, और फिर उसके बाद समझना होगा कि उपनिवेशवाद क्या होता है। आपने उपनिवेशवाद, या जिसको आप कोलोनियलिज्म कहते हैं, तो कोलोनियलिज्म के बारे में भी आपको जानना होगा। अभी आपका नौ उपनिवेशवाद जो है वो मतलब समझिए कि परंपरागत जो उपनिवेशवाद है, उपनिवेशवाद कहने का मतलब क्या होता है जी, जैसे जो शक्तिशाली देश होता है, समझिएगा, जो शक्तिशाली देश होता है ना, वो अपने से कमजोर देशों को एक मतलब पूरे रूप से खुलेआम नहीं, मतलब क्या, सीधे नहीं, बल्कि आर्थिक शोषण करता है। आर्थिक शोषण करता है, उसी को कहते हैं। वो भी आर्थिक शोषण किस तरह से करता है, अप्रत्यक्ष रूप से करता है, बिना उसको पता लगे। अप्रत्यक्ष मतलब अपने आप को हाईलाइट नहीं करता है, शो नहीं करता है, उसी को कहा जाता है उपनिवेशवाद। तो अब यहाँ पर कहता है भूमंडलीकरण। मैंने आपको भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण के बारे में बहुत अच्छी खासी जानकारी दे रखी है सेट 5 में। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो फटाफट जाइएगा, देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भूमंडलीकरण को उपनिवेशवाद का नवीनतम रूप क्यों कहा जाता है, तो कहता है कि लेनिन ने कहा कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है। धनी देश अपना साम्राज्य स्थापित करके उपनिवेशवादी व्यवस्था स्थापित करते हैं। स्वतंत्र होने के साथ साम्राज्यवादी या उपनिवेशवादी व्यवस्था का अंत हो जाता है। बिल्कुल जी, अगर स्वतंत्र होने के बाद क्या होता है, वहाँ पे साम्राज्य का जो व्यवस्था रहता है या उपनिवेशवाद का व्यवस्था रहता है। उपनिवेशवाद का मतलब मैंने आपको समझाया, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में डिफिनीशन भी पूछे जाते हैं उपनिवेशवाद क्या है। तो ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ वही क्वेश्चन पूछे, उससे रिलेटेड भी तो कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, आपके ईस्वी से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ दे। तो सभी टर्म्स को आप ध्यान देते चलिएगा।
तो यहाँ पर उपनिवेशवादी व्यवस्था का अंत हो जाता है। लेकिन दुनिया के धनी देश किसी अन्य रूप में पिछड़े व अविकसित देशों का शोषण करते हैं। ये तो शुरू से ही चला आ रहा है कि अपने से गरीब का शोषण करना, तो इसी को नौ उपनिवेशवाद कहा जाता है। बिल्कुल जी, मैंने यही बताया आपको। आर्थिक रूप से क्या करते हैं, शोषण करते हैं, दूसरे देशों, मतलब आर्थिक रूप से शोषण करते हैं, ठीक ना। वो भी किस रूप से, तो अप्रत्यक्ष रूप से, ध्यान रखिएगा। और एक समृद्ध शक्तिशाली देश होता है, वो सहायता देकर कमजोर देश की नीतियों तथा उसमें होने वाली राजनीतिक गतिविधियों का नियंत्रण करता है। वो अब मान लीजिए कि कहे कि पैसा हम दे रहे हैं, पैसा तुम्हारे देश में हम लगा रहे हैं, लेकिन तुम्हारे यहाँ की जो भी राजनीतिक गतिविधियां होंगी उसका नियंत्रण कौन करेगा, तो हम लोग करेंगे। तो इस तरह से लाभ देकर अपना प्रभाव जमाता है। तो ध्यान रखिएगा, उपनिवेशवाद का मतलब होता है लाभ देकर प्रभाव जमाना, आप कह सकते हो। लेकिन अब पूंजी के मुक्त प्रवाह तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने दुनिया के पिछड़े व अविकसित देशों को अपने जाल में फंसा लिया है। अब क्या हुआ, अब पूंजी का मुक्त प्रवाह होने लगा है। तो जिससे क्या हो गया है, उपनिवेशवाद का मतलब उपनिवेशवाद भी एक नया रूप ले सकता है। तो ध्यान में रखिएगा, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। थर्ड क्वेश्चन कहता है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक दलीय प्रभुत्व के दौर का अर्थ बताइए। अब मैंने आपको बहुत बार बता रखा है, आप उसी बात को लिख सकते हो कि 1947 के देश आज़ादी के बाद प्रथम आम चुनाव, 1952 में द्वितीय आम चुनाव, तृतीय आम चुनाव, इन सभी आम चुनावों में कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी थी जो कि मतलब जीतती आई। कांग्रेस का ही क्या था, बोलबाल चलता था, कांग्रेस का ही यहाँ पर साम्राज्य चलता था। उसी को कहा जाता है एक दल, मतलब जिसको कोई हटा नहीं सकता था, एक दल का प्रभुत्व था। तो एक दलीय प्रभुत्व का दौर कब से कब रहा, तो 1947 से कह सकते हो आप 1967 तक, यानी तृतीय आम चुनाव तक रहा था। तृतीय आम चुनाव की काल्यावधि तक रहा था, यानी 1967 तक रहा था। ध्यान रखिएगा। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे समझिए, भारत में स्वतंत्रता के बाद कई सालों तक बहुदलीय व्यवस्था होने के बावजूद एक ही दल का वर्चस्व था। एक दलीय व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था में केवल एक राजनीतिक दल का वर्चस्व होना ही एक दलीय व्यवस्था कहलाता है। अभी हमारे यहाँ किस तरह का व्यवस्था है, तो बहुदलीय है, बहुत सारे दल हैं। अनेक देशों में एक दल का शासन एवं वर्चस्व रहा है। स्वतंत्रता के बाद भारत में एक दलीय शासन के रूप में कांग्रेस कई सालों तक रहा। तो बिल्कुल मैंने सारी बातें आपको बता रखी है, कांग्रेस का कितने वोट सीटें प्राप्त हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सब बताया हुआ है। नेक्स्ट कहता है क्षेत्रीय संगठन किसे कहते हैं। भैया आप क्षेत्रीय संगठन कहने का मतलब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे क्षेत्र के लिए हुआ, यानी क्षेत्रवाद से रिलेटेड है तो क्षेत्रीय संगठन कहेंगे। समझ लेते हैं इस बात को भी। कहता है क्षेत्रवाद किसी क्षेत्र विशेष के लोगों से संबंधित है, जो अपने क्षेत्र की आर्थिक, सामाजिक अथवा राजनीतिक शक्तियों की वृद्धि करने के लिए तत्पर रहते हैं। बिल्कुल, मतलब कहने का मतलब क्षेत्रीय संगठन से आप क्या समझते हो, अपने क्षेत्र की आर्थिक, सामाजिक अथवा राजनीतिक शक्तियों की वृद्धि करने से आप समझ सकते हैं उस मानव समूह में अपने क्षेत्रों के हितों की प्रति पैदा हुई जागरूकता को क्षेत्रवाद संगठन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, मतलब क्या कि अपने बारे में, मतलब कि अपने क्षेत्र के बारे में, अपने क्षेत्र को देखना, आर्थिक तरह से देखिए, सामाजिक नजरिए से देखिए, राजनीतिक नजरिए शक्तियों से देखिए, तो अपने क्षेत्र को देखना क्या कहलाता है दोस्तों, क्षेत्रीय संगठन कहलाता है। अब बताइए आप लोग क्लियर होगा कि नहीं, क्लियर होगा कि नहीं, क्वेश्चंस आएगा तो बनाइएगा या नहीं, बिल्कुल बनाना है। देखिए अब इस क्वेश्चंस को क्या, शीत युद्ध का काल का क्या अभिप्राय, आप शीत युद्ध से जानते हो, शीत युद्ध का काल का क्या अभिप्राय है। 1991 के सोवियत संघ के विघटन के बाद शीत युद्ध का तनाव क्या हो गया था, स्थिति चली गई थी, तो इसी बात को लिख देना है। कहता है 1991 में सोवियत संघ के विघटन होने से वह तनावपूर्ण स्थिति चली गई जो दो महाशक्तियों के बीच में थी, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में। दोनों एक दूसरे की निंदा करते थे तथा अपने विरोधी को नीचा दिखाने की होड़ में लगे रहते थे। स्थिति इतनी नाजुक हो गई थी कि किसी समय युद्ध हो सकते थे। अब विश्व अमेरिका प्रभुत्व में आ गया, लेकिन सत्ता के में अनेक केंद्र उभर रहे जिन्हें देखकर ऐसा लगता था कि भविष्य में विश्व में बहुध्रुवीयता भी स्थिति आ जाएगी। बिल्कुल बहुत ध्रुवीयता की स्थिति आ जाएगी। अगर अभी महाशक्तिशाली के देश के रूप में कोई देश उभर जाए तो बहुत ध्रुवीयता की क्या आ जाएगी, यहाँ पर नियम आ जाएगा ना। क्या गजब का क्वेश्चन यहाँ पे पूछ दिया। क्वेश्चन 6, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए सार्क के बारे में, आसियान के बारे में, ये सब के बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ केवल उसे ही पढ़ के आप निश्चिंत रहिएगा, कुछ मेहनत अपने से आपसे भी कीजिए। मैं भी आप ही के जैसा एक क्वेश्चन गेस करके यहाँ पे ला रहा हूँ, तो आप भी अपने से भी क्वेश्चन गेस कर सकते हो। क्योटो प्रोटोकॉल कहता है, क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है दोस्तों, जो कि यहाँ पर इसके अंतर्गत औद्योगिक देशों के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। ग्रीन हाउस गैस
को कम करने का। प्रोटोकॉल में यह भी माना गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जैसी गैसों के कारण वैश्विक ताप वृद्धि होती है। वैश्विक ताप वृद्धि होता है, इसका मतलब समझिए, मैंने आपको एक तापद्वीप के बारे में पढ़ा था, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ये सब। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट आपका हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जैसी कुछ गैसें जो होती हैं वैश्विक ताप वृद्धि करती हैं। तो ध्यान में रखेंगे, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, हालांकि ये धारा 376 तो हट चुका है, पहले इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछा जाता था। हो सके आप पूछे ना, लेकिन थोड़ा सा समझ लेते हैं। अनुच्छेद 370 के बारे में आप क्या जानते हैं? बिल्कुल इतनी बात जान लीजिए कि अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से रिलेटेड थी। देखिए समझिएगा, जब जम्मू कश्मीर भारत में विलय हुआ तो कुछ शर्तों के साथ, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर के लिए विशेष दर्जे की व्यवस्था की गई थी। सब में थी लगाइएगा आप, क्योंकि है नहीं, व्यवस्था खत्म हो चुकी है। 370 के आधार पर जम्मू कश्मीर अपना अलग संविधान था। जम्मू कश्मीर का एक अलग संविधान था। भारतीय संसद का कोई भी कानून जम्मू कश्मीर में तभी चलेगा जब जम्मू कश्मीर की विधानसभा उसे पारित कर देगी। ध्यान रखेंगे। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता है हमारा, इसका अपना संविधान भी था। चिपको आंदोलन के बारे में आप क्या जानते हैं? चिपक के आंदोलन, सब लोग पेड़ में चिपक जाते थे। ध्यान में रखिएगा, जैसे ही कोई पेड़ को काटने जाता था, सब लोग एक दूसरे से पकड़ कर पेड़ में चिपक जाते थे। उत्तराखंड में प्रारंभ हुआ चिपको आंदोलन एक अत्यंत चर्चित जन आंदोलन रहा। यह भी याद रखना है कि चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है, तो उत्तराखंड से। उत्तराखंड में प्रारंभ चिपको आंदोलन जन आंदोलन में अत्यंत चर्चित जन आंदोलन रहा। सुंदरलाल बहुगुणा इस आंदोलन से प्रमुख रूप से जुड़ गए। इनका उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा के लिए, पारिस्थितिक संतुलन के लिए पेड़ों की रक्षा करना अति आवश्यक रूप से प्राप्त करना था। विशेषकर महिलाओं को प्रेरित किया कि पेड़ से चिपक कर खड़ी हो जाए ताकि उनकी कटाई न हो सके। यह आंदोलन सफल हुआ था। बिल्कुल, पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए एक आंदोलन चलाया गया था दोस्तों। सुंदरलाल बहुगुणा का नाम आप लोग याद रखिएगा। तो बिल्कुल याद रखना है। सब लोग क्या होता था, एक दूसरे को पकड़ कर पेड़ जैसे ही कोई काटने जाता था तो पेड़ से क्या होते थे, चिपक जाते थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट मस्ट हाईलाइटेड क्वेश्चंस आपके लॉन्ग में इस क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है। देखिए, मैंने आपको पीली क्रांति के बारे में बताया, हरित क्रांति के बारे में बताया। अब यहाँ पे बात की जा रही है श्वेत क्रांति के बारे में। तो कहता है कि श्वेत क्रांति क्या है, व्हाट इज व्हाइट रिवॉल्यूशन। समझिए, दूध से रिलेटेड था। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। बिल्कुल, दूध उजला, श्वेत क्रांति उजला। 1970 में ऑपरेशन फ्लड के नाम से ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था और ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन की दृष्टि से अमूल नाम का सहकारी आंदोलन देश के लिए एक अनूठा और कारगर मॉडल है। इस ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत गुजरात में हुई थी। तो याद रखिएगा, श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से साथियों। 1970 में ऑपरेशन फ्लड के नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया गया था। और इस किस राज्य से रिलेटेड है ऑपरेशन फ्लड, तो गुजरात राज्य से। ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे सभी लोग। नेक्स्ट हमारा कहता है मंडल आयोग की मुख्य सिफारिशें क्या थी। इस क्वेश्चन को मैंने केवल आपको बताने के लिए लाया था, ताकि मैं इस क्वेश्चन को करा रखा हूं। बस मैं आपको बताना चाहता था कि इस क्वेश्चन को मैंने पिछले वाले सेट में करा रखा है। अगर आपने अभी तक हमारे पुराने सेट वीडियोस को नहीं देखा तो प्लीज जाइए और पुराने सेट वीडियोस को देखिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चे एक बार देख चुके हैं, प्लीज एक बार आप फास्ट मोड करके, या पीडीएफ मैंने दे दिया है, पीडीएफ को एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत आपका हेल्प करेगा। ये सब पीडीएफ आपका बहुत हेल्प करने वाला है। कहता है मंडल आयोग की मुख्य सिफारिशें क्या थी। पिछड़े वर्गों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का पता लगाने के लिए इन वर्गों की स्थिति में सुधार हेतु 1978 में क्या किया गया, जनता दल को सरकार ने बीपी मंडल की अध्यक्षता में मंडल आयोग का गठन किया था 1978 में। और 1980 में मंडल आयोग की रिपोर्ट आई, जिसमें पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरी एवं शिक्षण संस्थाओं में 27% आरक्षण दिए गए। किसको, ओबीसी को। तो मंडल आयोग का याद रखिएगा, मंडल आयोग किसके नाम पर पड़ा था, बीपी मंडल के नाम पर पड़ा था। और 27% आरक्षण देने की बात की गई थी। किस आयोग में, मंडल आयोग में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आई हो। वीडियो समझ में आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। टेक केयर ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी हमारी।